लास्ट क्लास में क्या फिनिश कर लिया था हम लोगों ने, राइट टू इक्वालिटी फिनिश कर ली थी, आर्टिकल 14 to 18 सारे किए थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, क्वेश्चंस सभी लोगों से बन भी रहे थे, राइट। आज जो हमको नेक्स्ट फंडामेंटल राइट स्टार्ट करना, उसका नाम क्या है, राइट टू फ्रीडम। क्या नाम है उसका, राइट टू फ्रीडम। कहाँ से दिया हुआ है, फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, है ना। अगेन फंडामेंटल राइट्स में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 6। एक कौन सा एबॉलिश कर दिया था, पहले 7 थे फिर 6 हो गए। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। तो पहला हमने फंडामेंटल राइट फिनिश कर लिया है, दूसरा फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे, नाम क्या, राइट टू फ्रीडम। कहां से कहां तक दिया हो, फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, है ना। सबसे पहले 19 को करेंगे, फिर 20, 21, 22, यही सीक्वेंस चलेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा देख लेते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 19। इट टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में क्या, फ्रीडम किस टाइप की होना चाहिए, तो बताता है कि आपको कौन कौन से फ्रीडम दिए हुए हैं। अगेन आर्टिकल 19 है तो उसमें सब क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो 19 में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 19(1). ये किसके बारे में बात करता, ऑल द सिटीजन हैव राइट टू। तो राइट किसको मिला हुआ है, सिटीजन को, एंड नॉट टू फॉरेनर्स, या फिर और क्या बोलते हैं उनको अपन, एलियंस। तो ये फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है, सिटीजंस को। सो नाउ सिटीजंस हैव राइट टू व्हाट, तो देखना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिटीजंस को किसका फ्रीडम है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी स्पीच बोल सकते हो, किसी भी तरह से पिक्टोग्राफिक किसी भी फॉर्म में अपने आप को क्या कर सकते हो, अपने व्यूज और ओपिनियन को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। सो यू हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट कौन सा है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब नेक्स्ट जो ऑल सिटीजंस हैव राइट टू, बोलो असेंबल। राइट टू असेंबल का मतलब असेंबल आप कैसे होगे, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड क्या लिखा हुआ, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ध्यान रहेगा। अभी इन सबको डिटेल में करेंगे, पहले एक बार इनके नाम समझ लें क्या क्या लिखे हुए हैं। सो आर्टिकल 19(1) किसके बारे में बात करता है, ऑल सिटीजंस हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू असेंबली, असेंबली मींस असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड दिया हुआ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। नेक्स्ट लिखा हुआ राइट टू मूवमेंट। मूवमेंट कैसा, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखना यहां पर भी दो राइट आते हैं। राइट टू मूवमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, राइट टू मूव इंटरनली विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। सो यहां पर मूवमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। तो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ किसके लिए बात कर रहा है, विद इन द कंट्री। किसके बारे में बात कर रहा है, विद इन द कंट्री। और अगर देश के बाहर जाना है तो फिर आपको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में बाहर जाने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये वाला सिर्फ किसकी बात कर रहा है, मूवमेंट कहां, विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री में आप राइट टू फ्रीली मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कहीं पर भी जा सकते हो और वहां पर सेटल हो सकते हो। जरूरी है क्या मध्य प्रदेश में रहना जरूरी है, मजा आता है महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, ध्यान रहेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, लाइवलीहुड, कि आप जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करोगे। सो यू हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो मन करता है कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होगा? अगर मैं बात करता हूं प्रोफेशन, अनपढ़ आदमी हूं, बाहर बाहर जल्दी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब फॉर एग्जांपल क्या स्टेट क्वालिफिकेशंस नहीं बता सकता क्या? फॉर एग्जांपल आपको बोले, आप बोले मेरे को प्रोफेशन में डॉक्टरी करना है, तो क्या आप डॉक्टरेट ऐसे ही कर सकते हो क्या कि झोला लेके बैठ गए लोगों का इलाज करने लगे? नहीं, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रॉपर क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस सम प्रोफेशन। लॉयर बनना है, ऑब्वियसली लॉ की डिग्री होना चाहिए, है ना। सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होना चाहिए। सो स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। ऑक्यूपेशन, क्या कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते, उसके लिए भी कई बार क्या होते हैं, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ट्रेड हो सकता है क्या, कोई एक्सप्लोसिव वगैरह कर सकते हो? नहीं, पब्लिक सेफ्टी को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं, सम बिजनेस आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल डिफेंस बोल सकते हैं, है ना, या फिर आर्म्स वगैरह का, रेलवेज, ये सारे बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, स्टेट खुद कर रहा है। उसने क्या कर रखे, रिजर्व भी कर रखे हैं। तो यहां पर ये जो राइट है, दिस राइट कम्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस। ध्यान रहेगा, ये एब्सोल्यूट है क्या? नहीं है। वैसे तो ये कोई भी राइट इनमें से एब्सोल्यूट है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड। ध्यान रहेगा। राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको तो एबॉलिश कर दिया। पहले वो राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, बट नाउ इट वाज एबॉलिश्ड एंड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, है ना। एफ भी था, यहां पर लिख देता हूं मैं, एफ क्या था, इट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, वो दो जगह दिया होता, 31 में भी था। नाउ इट वाज
एबोलिश्ड। ध्यान रहेगा, अब इसको क्या कर दिया आज के समय में, एबोलिश। ये समझ में आ गया, राइट। इसलिए अपन ने एफ मैंने लिखा भी नहीं है, क्यों, ये समझ में आया। अब देखना डी और ई, डी क्या बोलता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? हाँ, देखना सिक्योरिटी के लिए भी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट शेड्यूल कास्ट। किसके बाद मैं बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों का, कई लोगों का कल्चर एकदम अलग होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, जल्दी बताओ। नहीं, निकोबार, देखो अंडमान निकोबार पे तो क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही रहते हैं, 5 शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। अपन लोगों ने केस भी देखा था, किसका केस था, क्या नाम था उसका, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। किसका केस देखा था, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब रहती हैं वो ऑल्दो पार्ट किसका है, हम लोग बोलते हैं इंडिया का पार्ट है, लेकिन वहां के जो लोग रहते हैं वो आज भी कपड़े वपड़े नहीं पहनते और वो हम सबको भी आउटसाइडर समझते। तो क्या हम जबरदस्ती वहां जाके उनके एरिया में कब्जा कर लें? नहीं। सो हम लोग राइट टू मूव फ्रीली तो है, लेकिन विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में कई कई जगह जाना अलाउ नहीं होता। या फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लद्दाख जाते हो, लेह लद्दाख जाते हो, सो इवन वहां पर भी क्या है, चूंकि शेड्यूल ट्राइब्स रहती है तो वहां पर आपको परमिशन लेना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इनर लाइन परमिट। तो ये वाला राइट डी और ई, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शंस। शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाए जा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? फिर से देखें जल्दी से, कौन सा राइट देखा अपन ने, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आर्टिकल 19(1). उसके बाद 2, 3, 4 ये इन सब के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सारे के सारे राइट टू फ्रीडम मेनली कहां पर दिए हुए, 19(1) में। पहला क्या देगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और लास्ट क्या दिया हुआ है, डी और ई में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और जो एफ था उसको तो क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। इट वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट वाज एबॉलिश्ड। ये समझ में आया सबको, 19 फंडामेंटल राइट समझ में आया, 19(1) समझ में आया क्या बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब जो आर्टिकल 19(1) जी है, जी मैंने ऑलरेडी बता दिया, जी क्या था, बोलो जल्दी से, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये सब्जेक्टेड टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सो स्टेट आपसे क्या डिमांड कर सकता है, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियर हो, ब्रिज बना रहे हो, तो आप बोलो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है ब्रिज बनाना, नहीं, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, स्टेट कुछ ना कुछ बिजनेस को क्या करता है, रिजर्व कर देता, बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे इज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट। रेलवे भी तो एक बिजनेस हो सकता है ना अपने आप में, लेकिन वो हर कोई कर सकता है क्या, नहीं। सो स्टेट क्या करता है, कंट्रोल एनी ट्रेड, वो ट्रेड को कंट्रोल करता है, किसी भी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, बोल सकते हैं। वेदर कोई चीजों को तो एक्सक्लूड भी कर सकता है, और कई चीजों को क्या करता है, पार्शियली रिजर्व करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल BSNL, उसमें सरकार भी है और प्राइवेट कंपनीज भी है, ध्यान रहेगा। या कई चीजों में कंप्लीट एक्सक्लूड कर देता, बोले डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ हम बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। यूएसए में ऐसा होता है क्या, बोलो। यूएसए में तो लॉकहीड मार्टिन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके हम विमान शायद खरीद भी नहीं पाते हैं, वो सारी कंपनीज भी कैसी हैं, प्राइवेट कंपनीज है, ध्यान रहेगा, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब सभी फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम जो हम देख रहे थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो कहां दिया हुआ, आर्टिकल 19(1)A, यही बोल सकते हैं। देखो आर्टिकल 19(1) और 19(1)A। सो आर्टिकल 19(1)A टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। अब स्पीच ऑन एक्सप्रेशन, ये सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट किसको मिला हुआ है, सिटीजन्स को मिला हुआ। सो एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस। अब वो क्या एक्सप्रेस कर सकता है, उसके व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है, उसके ओपिनियन, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, उसके क्या कन्विक्शन है, कि क्या संकल्प उसने ले रखे, वो सब लोगों को बता सकता है। अब हो सकता है वो गूंगा हो, तो क्या सिर्फ वो बोल के बता सकता है, मुझे कोई चीज एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेशन का और भी तरीके हो सकते हैं, एक्सप्रेस करने का और क्या तरीका, या तो मैं मुंह से बोल दूं बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, या तो मैं लिख के दे दूं राइटिंग, या तो मैं प्रिंट कर दूं कोई चीज की छाप दिया मैंने कि ये लो, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, छपाई करवा दी, पिक्चर बना दूं, या फिर और भी कोई मैनर जिससे मैं कंफर्टेबल हूं। तो समझ में आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स दीज फ्रीडम्स, ध्यान रहेगा। सो आई हैव राइट टू express my views, opinion, belief and conviction through mode of, बोलो, mouth, writing, printing, picture or in any other manner in which I am comfortable with, ध्यान रहेगा। अब देखना, ये जो पहला फंडामेंटल राइट था 19(1)A, क्या बोल रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
अब ये तो इतनी बात करता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, अब हम बताते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, हमने कल भी एक वर्ड समझा था, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म मतलब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, बताता रहता है, फ्रेम करता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ राइट्स और है जिसको कहां पर जोड़ दिया, आर्टिकल 19(1)(a) में, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ क्या, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट वर्डिक्ट से बताया कि ये सारा भी किसका पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग राइट्स। अब देखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या सिर्फ मैं मेरे व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता हूं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपने व्यूज को तो एक्सप्रेस कर सकते हो, प्लस आप दूसरे के व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब दूसरे के व्यूज कौन एक्सप्रेस करता है, प्रेस, बोल सकते हैं मीडिया। मीडिया क्या करती है, वो लोगों के व्यूज तो हमको बताती है ना कि इसका ये व्यू है, डिबेट चल रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। आप सिर्फ अपने ही व्यूज नहीं, दूसरे के व्यूज को भी क्या कर सकते हो, ओपनली प्रोपोगेट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी मच इम्प्लिसिट। ये कैसा हुआ है, इसी राइट में क्या है, छुपा हुआ है, इम्प्लिसिटली दिया हुआ है। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पर कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट, नहीं, इसका मतलब ये इसी राइट के अंदर छुपा हुआ है। एक्सप्लिसिटली दिया है क्या, देखो दो वर्ड होता है, एक्सप्लिसिट मतलब खुले तौर पे लिख देना, क्या लिखा हुआ है, नहीं, बट इट इज वेरी मच इम्प्लिसिट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये किसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना मतलब क्या है, आप अपने व्यूज, अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हो, पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हो। सो यू हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, ध्यान रहेगा। लेकिन अगेन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट पब्लिक मॉरलिटी और हेल्थ को ध्यान में रखना है ना, बोल सकते ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप दंगा भड़काऊ वाले एडवर्टाइजमेंट कर दो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स पे कुछ ना कुछ क्या रहते हैं, हमेशा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। आगे बोला कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मान लो आप किसी को कोई बात बता रहे हो और आपका टेलीफोन क्या हो रहा है, टैप कर लिया किसी ने, सो आपको राइट है कि आपका कोई भी फोन टैप नहीं कर सकता, स्टेट कर सकता बट विद द प्रायर परमिशंस, ध्यान रहेगा। अगर मान लो अर्णव चाहे कि जश और ये आर्यांश किससे बात करते हैं, इसका फोन टैप कर ले तो कर सकता है, दैट इज रॉन्ग ऑल्सो। इवन स्टेट कैन नॉट डू इट, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, बट इन सम सिचुएशन विद द प्रायर परमिशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, अब वो कंसर्न अथॉरिटी जो भी है, होम मिनिस्ट्री हो सकती है जो ये सारी चीजों से डील करती है, या इवन सुप्रीम कोर्ट से ही परमिशन वो लेके आ जाए कि भाई इसका फोन टेररिस्ट एक्टिविटीज में हमको लग रहा है इन्वॉल्व है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, तो फिर कर सकते हैं क्या, फिर आंसर इज यस। राइट टू टेलीकास्ट, टेलीकास्ट का मतलब क्या, देखो सभी लोगों के पास किसकी फंडामेंटल राइट है, टेलीकास्ट। सब लोग यूट्यूब पे चले जाते हैं, गो लाइव, वो क्या करते हैं अपने आप को टेलीकास्ट। टेलीकास्ट का मतलब है कि आप यूट्यूब पे लाइव तो जा सकते हो, प्लस इसका एक और मतलब है कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट के पास है राइट टू टेलीकास्ट, नहीं, इवन इंडिविजुअल्स आल्सो हैव राइट टू टेलीकास्ट। वो भी अपने व्यूज को, ओपिनियन को एक्सप्रेस ही तो करते हैं, यही बोल सकते हैं। सो गवर्नमेंट की मोनोपोली है क्या मीडिया पे, आंसर इज नो। और ये भी किसने बताया हमको, सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट अब ये सारी चीजें बता रहा है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल, दिस इज पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कितना ब्रॉड कर दिया, दिख रहा है। वो तो सिर्फ क्या बोल रहा था, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टॉक्स अबाउट दिस एस्पेक्ट, बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना लिखा था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ, कन्विक्शन वगैरह इन मीडियम के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स दीज राइट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। देखो आगे हम लोग देखेंगे राइट टू असेंबल भी इसमें दिया हुआ आर्टिकल 19(1) में, है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को असेंबल ही तो करती हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है, मोदी जी रैली करते हैं, तो राइट टू असेंबल वो उनका फंडामेंटल राइट है, लोगों को जोड़ना, है ना। लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टीज एक काम और करती, बोलती ना भारत बंद, बोलते ना भारत बंद, मतलब वो बंद का ऐलान करती कि अब आप अपनी दुकानें मत खोलना। सो जरूरी है कि आप अपनी दुकानें नहीं खोलोगे। फॉर एग्जांपल कांग्रेस या बीजेपी ने बोला आज हम भारत बंद रखेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो क्या आप पे मजबूरी है कि आप अपनी दुकान मत खोलना, तो नहीं, आप चाहो तो अपनी दुकान खोल सकते हो, बिकॉज यू हैव राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला आज भारत बंद रखेंगे और आपको नहीं रखना अपनी एकेडमी को बंद, तो आप मना कर सकते हो कि नहीं भैया मैं तो चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक और राइट है, राइट टू लाइवलीहुड, बोल सकते हैं
इसमें भी दिया हुआ ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन, और उससे मेरा क्या चलता है, काम धंधा। मैं बोल रहा हूं नहीं भैया आप तो बोल रहे हो बंद कर दो, लेकिन मेरा जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? बोल सकते हैं अगर मेरा बच्चा आ गया, डेमो आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं मना कर सकता हूं। सो आई हैव राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास एक और भी है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इसमें कोई एक्सेप्शन भी होंगे ना, जैसे लिकर शॉप्स जो कुछ चीजों में बंद रहनी पड़ती है। देखो ऐसे तो पिकेटिंग, राइट अगेंस्ट पिकेटिंग भी हमको, पिकेटिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे डीपीएसपी में क्या दिए हुए हैं पार्ट 4 में, बोलो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं स्टेट को कि क्या करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस तो ये भी है कि इंटॉक्सिकेशन वगैरह भी आपको क्या करना चाहिए, धीरे से बैन, दारू वारू की दुकानों को भी क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेकिन वो कर रहा है क्या? क्योंकि उसको पैसा मिलता है स्टेट को, है ना। खुद लीडर्स पी रहे दारू बिल्कुल धड़ल्ले से, तो क्यों बंद करेंगे दारू को? तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं, कई बार राइट टू लाइवलीहुड, पब्लिक हेल्थ को देखते हुए फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया, बोल सकते हैं, है ना। तो कोरोना के समय क्या किया था, बंद कर दिया था सब कुछ, भारत बंद। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था क्या? इट वॉज स्टेप बाय द गवर्नमेंट। वो किसके इंटरेस्ट में था? पब्लिक हेल्थ। बोल सकते हैं अदरवाइज लोग ही मर जाते ना यार, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, है ना। या फिर एक जैसे यहाँ पर एक चीज क्या दी हुई है, देखो वापस से इधर आओ, जैसे ये दिया हुआ है, ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, है ना। कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन, है ना, वो भी एक तरीके का बिजनेस चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट इज रॉन्ग ऑल्सो। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो एड्स के मरीज हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे, उसको स्प्रेड कर देंगे दूसरे लोगों में। अगर प्रोस्टिट्यूशन होता रहा और अगर किसी को एड्स हुआ तो वो तो दूसरे को भी फैला देगा ना। सो इस पे भी बैन लगाया गया था। तो ये चीज समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताएगा भी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करता है। मतलब उसमें तो एक लाइन लिखी है, लेकिन उसके और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं कौन बताता चलता टाइम टू टाइम? सुप्रीम कोर्ट। तो ये समझ में आ रहा है। अभी अपन ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बताई। फिर अपन ने ये देखा राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट एक्टिविटीज को जानना, देखो यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब आप दूसरे लोगों के व्यूज कैसे बताओगे? जब आपको क्या होगी, जानकारी होगी। सो यू हैव द राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इसलिए क्या लेके आए, आरटीआई 2005, बोलते हैं ना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, ताकि आपको किसके बारे में जान सको, आप गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के बारे में जान सको। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है बोलना, खूब बोल लिया, पिक्चर बना ली, पेंटिंग बना ली, है ना, टेलीफोन पे बोल दिया, वर्ड से बोल दिया, और कोई तरीके से डांस करके बता दिया। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलना है, दैट इज ऑल्सो अ राइट। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपको कुछ नहीं बोलना है, बोले आप क्या बोलना चाहते हो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, और ये भी मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट। ये भी तो एक तरीके का एक्सप्रेशन है ना। आप नाराजगी किसी से कैसे जाहिर करोगे, साइलेंस, बस कुछ नहीं बोलना है, ध्यान रहेगा। अब देखना एक पहले अंग्रेजों के समय क्या चलता था, जैसे अमृता बाजार पत्रिका नाम सुना था आपने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे ब्रिटिशर्स। कब लाए थे, 1878 में लाए थे कि नहीं, बोलो बोलो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कौन लेकर के आया था, अंग्रेज लेकर के आए थे, है ना। कब लाए थे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद 1878 में लेकर के आए थे। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस वर्नाकुलर? कि नहीं, वर्नाकुलर मतलब वो लैंग्वेज जो भारतीय बोलते थे, वर्नाकुलर जो मदर टंग होती थी, हिंदी, मराठी, गुजराती। सो वो लोग प्रेस एक्ट लाए थे, लेकिन सिर्फ कौन सी भाषा पे, वर्नाकुलर। मतलब इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर इंक्लूड थे क्या, नहीं। तो उन्होंने क्या लगा दी थी, दे हैव इम्पोज्ड प्री सेंसरशिप। प्री सेंसरशिप मतलब छापने के पहले ही बोल दिया प्रतिबंध है कि आपको जो भी चीज छापना है पहले वो हमको पढ़वाओ, हम पढ़ेंगे, अप्रूव करेंगे, तभी आप छापोगे। तो दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन इंग्लिश को इंक्लूड किया था क्या उसमें, नहीं। सो एक न्यूज़पेपर हुआ था, करता था बंगाल में, अमृता बाजार पत्रिका, क्या नाम था उसका, अमृता बाजार पत्रिका। जिस दिन ये एक्ट आया वो बंगाली में और हिंदी में छपता था, उसी दिन रातों रात उसने बोला आज से हिंदी और बंगाली बंद, इंग्लिश में छापेंगे। और अगले दिन इसी की बुराई कर दी, किस लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में। और इंग्लिश पे कोई बैन था क्या, नहीं। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को खतरा नहीं रहा, क्योंकि उस समय इंग्लिश क्या है, बहुत कम लोग समझ पाते थे। आज भी यही है, इंग्लिश बहुत कम लोग समझ पाते, राइट। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो राइट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, कि ऐसा नहीं कि आप पहले ही उस पर सेंसरशिप, पहली प्रतिबंध मत लगा देना किसी न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो राइट है 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो न्यूज़पेपर भी काइंड ऑफ प्रेस ही बोल सकते हैं, है ना। तो आप उस पर प्री सेंसरशिप लगा सकते हो, नहीं।
राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। देखना, आप धरना दे सकते हो, हाँ, आप किसी दुकान का घेराव कर सकते हो, यस, यू ऑल्सो हैव दिस राइट, क्योंकि ये भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको नहीं पसंद है कि आपके घर के सामने दरुए और बेवड़े घूमते रहें, यही हो रहा है, वो दरुए बेवड़े क्या करेंगे, शराब पियेंगे, उसके बाद एक्सीडेंट करेंगे, कई लोगों को मारेंगे, यहाँ वहां गंदगी फैलाएंगे, गुटखा थूकेंगे, पेशाब करते हुए घूमेंगे, यही होता है, हाँ। सो दिस इज, यू हैव राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो एज वेल एज लिकर वगैरह। पिकेटिंग, आप क्या कर सकते हो, धरना दे सकते हो उनकी दुकान के सामने। लेकिन फिर सवाल आया कि ये राइट टू स्ट्राइक मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी एक रिलेशन होता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल लॉज में, इंडस्ट्रियल लेबर, तो क्या उनके पास राइट टू स्ट्राइक है? आंसर इज नो। तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि आप किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। इवन एक और चीज होती है एस्मा, असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको काम नहीं करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव राइट टू ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, राइट टू साइलेंस भी मिला हुआ है आपको यहाँ पर। अब अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई अचानक से जरूरत पड़ जाती है तो वह आप पे जबरदस्ती भी इंपोजिशन कर सकती कि ये काम अब आपको करना ही पड़ेगा अंडर असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ध्यान रहेगा। सो ये क्या लिखा हुआ है, राइट टू स्ट्राइक। अगर मान लो आपने स्ट्राइक कर दी किसी इंडस्ट्री वगैरह में और गवर्नमेंट को उसकी सख्त जरूरत थी तो वो क्या लगा देगी फिर, एस्मा, असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। जैसे डॉक्टर्स वगैरह पे लगाई थी, कुछ मेडिसिन की कंपनीज पे लगाई थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, दवाई बनाना ही बंद कर दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि यार हमको भी तो कोरोना हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या इंपोज किया उस समय, एस्मा। वो बोला नहीं आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगेन फंडामेंटल राइट तो है लेकिन इट कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। तो रेस्ट्रिक्शन समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा आर्टिकल 19(1)(a) को कितना ब्रॉड कर दिया, इजी था ये, है ना। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कहां पर इंप्लिसिट है, 19(1)(a) में। और फ्रीडम ऑफ प्रेस को तो फंडामेंटल राइट भी घोषित कर दिया किसने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रहेगा। सो राइट अंडर 19(1) आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, ध्यान रहेगा। अब कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, देखो आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है, आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम और उसमें क्या बोलता है वो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सो जो आर्टिकल 19(2) है अब वो क्या बोलता है, वो बताता, मैं बताता हूं किन ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोला और गवर्नमेंट ने बोला बस रेस्ट्रिक्टेड है ये चीज, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो इट ऑल्सो मेंशन ग्राउंड्स ऑन विच रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड। सो अब ग्राउंड्स देखें, 19(1) तो क्या था, राइट टू फ्रीडम, उसमें बहुत सारे राइट मिले थे हमको। मेनली कितने थे पहले बोलो, A, B, C, D, E, F और G भी था। तो पहले कितने थे, 7, लेकिन आप कितने हैं, केवल 6, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश्ड। सो जो वो आर्टिकल 19(1) में जो फंडामेंटल राइट्स थे, फ्रीडम के लिए जो राइट्स मिले थे, उस पे जो रेस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली किस पे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पेशली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कहां दिया था, 19(1)(a) में दिया हुआ था। तो किन ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो यहां पर वो ग्राउंड्स मेंशन्ड है। सो वो ग्राउंड्स क्या है, जल्दी से कोई बता सकता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि आप कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करोगे जिससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ही क्या हो जाए, खतरे में। आप बोलो मेरे पास एक्सप्रेस करने का तरीका है, मेरे पास न्यूज़पेपर का राइट है, बोल सकते हो, मैं कुछ भी चीज पब्लिश कर सकता हूँ। धनाधन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिश किए जा रहे हो वेबसाइट पे, यूट्यूब पे वीडियो चला के कि ये देखो हमारी मिसाइलें यहाँ रखी है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ रखे हैं। सो इससे तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ही क्या हो जाएगी, थ्रेटन। तो आप ये कर सकते हो, नहीं। दूसरा, यू हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट फॉर एग्जाम्पल रशिया इज अ फ्रेंडली कंट्री। अब आप क्या कर रहे हो, व्लादिमीर पुतिन की बुराइयां निकाल के लोगों को दे रहे हो बिल्कुल धड़ाधड़, कि ये देखो 20 साल 25 साल हो गए, डिक्टेटर है, हम इसके अगेंस्ट है, बिकॉज वी आर विद द डेमोक्रेसी। तो ये क्या हो रहा है, यू आर थ्रेटनिंग योर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट यहां पर फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात कर रहा हूं, रशिया, बिकॉज रशिया इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, है ना। सो यहां पर क्या हो रहा है, योर फ्रेंडली रिलेशन विल स्पॉइल विद द फॉरेन स्टेट। तो आप ये कर सकते हो। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आपको इवन जेल भी हो सकती है अगर आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट जाते हो, फ्रेंडली रिलेशन बिगाड़ते हो, किससे, फॉरेन स्टेट से। पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई आप ऐसी स्पीच दे के आ जाओ भड़काऊ जिससे लोग आपस में ही लड़ पड़े, तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया ना, है ना, एक दूसरे को मारने पीटने लगे। डिसेंसी को भी मेंटेन करना है, मॉरलिटी नैतिकता को भी देखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्पीच एंड एक्सप्रेशन धड़ल्ले से गाली गलौज कर रहे हो। इवन राइट टू मूवीज, मूवीज भी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही तो आता है, लेकिन उसको भी कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो किसको वॉयलेट करती है, मॉरलिटी को वॉयलेट करती है। हाँ बोलो,
सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, न्यूज चैनल ऐसे काम करते हैं तो लग भी जाती है ना, ध्यान रहेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करते घूमो, बोल सकते हैं अगर आप उनको करते हो या कोर्ट के कोई भी ऑर्डर की अवहेलना करते हो तो देन यू विल हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं करना है। डिफेमेशन, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि किसी को गाली बकते चलो बिल्कुल लाइन से, जो रोड पे दिख रहा है उसको गालियां बक रहे हो, फिर वो क्या लगा देगा आपके ऊपर, डिफेमेशन, क्या आप मुझे बदनाम कर दिया आपने, ध्यान रहेगा। ऐसा कोई काम मत करना जिससे कोई अपराध भड़क जाए, इंसाइटमेंट मत करना, किसी को भड़काना मत ऑफेंस के लिए। सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे भी खतरा नहीं आना चाहिए। सॉवरिटी मतलब वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी अथॉरिटी अबोव अस, और इंटीग्रिटी मतलब इंडिया इज वन, इंटीग्रिटी, ध्यान रहेगा, इंटीग्रल बनाए रखना है, इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। तो ये सभी समझ में आया। सो आर्टिकल 19(2) में ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिन पे क्या लगाए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इजी था, आर्टिकल 19(2) याद रहेगा। ये ग्राउंड्स ऐसे एज इट इज याद नहीं रखना है, बट एमसीक्यूज में आते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ओके, एक दो बार देख लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे चलें, अब जल्दी से देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में तो 19 से लेकर कहां तक आर्टिकल थे, 22। सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया, आर्टिकल 19 जो किसके बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम किसको मिला हुआ है, सिटीजन्स को मिला हुआ है। उसमें भी हमने देखा आर्टिकल 19(1), उसमें कितने आर्टिकल हैं, 6 सब क्लॉजेस दिए हुए हैं, ABCD E F, और कहाँ है F में, F राइट टू प्रॉपर्टी था जो एबॉलिश हो गया, तो G बचा है ना। अब हमने सबसे बढ़िया डिटेल में किसको देख लिया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, इस पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो कहाँ दिया हुआ है, 19(2) में, ये याद हो गया है ना। अब आगे चले अपन, 19(2) फिनिश हुआ, अब 19(2) के बाद क्या आएगा, 19(3). भाई आर्टिकल 19 पढ़ना था, पहले 1 देखा, उसमें तो मेंशन थे भाई ये राइट्स मिले हुए हैं। 19(2) ने बोला कि 19(1) पे मैं रेस्ट्रिक्शंस बता रहा हूं। अब 19(3) भी क्या बता रहा है, रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन वो किस पे बता रहा है, 19(1)(b). तो देखना, आर्टिकल 19(2) ने किस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, इस पे, और आर्टिकल 19(3) किस पे रेस्ट्रिक्शंस बता रहा है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कि आप असेंबल तो हो सकते हो पीसफुली बट विदाउट आर्म्स, बिकॉज यू हैव राइट टू असेंबली, बोल सकते हैं राइट टू असेंबली है आपके पास, लेकिन असेंबली कैसी होना चाहिए, पीसफुल प्लस विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे हो रहे हो और बस बंदूक तोप गोले लेके इकट्ठे हो रहे हो। व्हाट डज इट मीन, कि आप तो शायद कुछ गलत करने जा रहे हो। सो यू हैव राइट टू असेंबली बट पीसफुली एज वेल एज विदाउट आर्म्स। सो आर्टिकल 19(3) किसके बारे में बता रहा है कि आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। रिलीजियस रैलीज में भी आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना रहता, अदरवाइज रेस्ट्रिक्शंस कैन बी मेड, ध्यान रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप पथराव कर दो किसी की रिलीजियस रैली पे, या किसी ऐसी कॉलोनी में चले जाओ कि जहां पर स्टेट को लग रहा है कि शायद आप वहां के लोगों को मार दोगे, क्योंकि क्या होता है रिलीजियस में भी कई बार दंगे हो जाते हैं, है ना। सो आर्टिकल 19(3) इम्पोजेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(b), और 19(1)(b) में कौन सा राइट दिया हुआ, जल्दी से बोलो, हाँ, राइट टू असेंबली, है ना। सो 19(1) में क्या दिया हुआ, राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, और उनके ग्राउंड्स दिए हुए कि किन ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो अगेन ऑन द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर। अब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल धारा 144 क्या होती है ये, ऑफ द CRPC एंड 141। कई बार क्या होता है, ऐसा सेंसिटिव एरियाज रहते हैं जहां पर क्या बोलते हैं कि भाई 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे मत होना, बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग, धारा 144 को बोलो कर्फ्यू लग गया है। तो ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताओ। बोला 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे मत होना, क्यों बोलते हैं ऐसा, कि भाई अभी सेंसिटिव है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए क्या लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस। तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, यस, आर्टिकल 19(3) में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन फ्रीडम ऑफ असेंबली ऑल्सो, लेकिन किसको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रहेगा। सो इजी था। अब आर्टिकल 19(1) देखा, 2 देखा, 3 भी देखा, लेकिन अभी अपन पहले कौन सा देख लेते हैं, 5 भी क्या लगाता है, ये भी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, लेकिन ये किस पे लगाता है, 19(1)(d) पे लगाता है। और 19(1)(d) किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, है ना। 19(1)(e) भी है, वो किसके बारे में बात करता है, बताओ। देखो पहले हमने देखा 19(1), 19(2), 19(3), अब देख रहे हैं 19(5). ये क्या लगा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एज वेल एज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो वो 2 पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, 19(1)(d) एज वेल एज 19(1)(e), ध्यान रहेगा। सो अब देखना
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, और 19(1) क्या था, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, याद है, उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। किन ग्राउंड्स पे, तो बोले ये 2 ग्राउंड्स पे। कौन कौन सा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। फॉर एग्जाम्पल डी क्या दिया हुआ था, जल्दी से देखो, डी क्या था, बोलो, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ई क्या था, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये जो है मूव फ्रीली इन इंडिया प्लस रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किसके लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आप हर जगह जा सकते हो नहीं। इवन राइट टू प्रॉपर्टी भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था। शेड्यूल्ड ट्राइब की आप प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में, बोल सकते हैं। अगर उनको प्रॉपर्टी बेचना है तो वो सिर्फ अपने लोगों में ही बेच सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। तो ये चीज ध्यान रहेगी। हम लोगों ने क्या देखा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक प्लस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इजी था ये, है ना। अब राइट टू प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को तो क्या कर दिया, एबोलिश। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 32, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन इश्यूज करेगा, वो क्या है अपन आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहा नहीं, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा के कहां भेज दिया, लीगल राइट बना दिया। सो इसके क्या परिणाम निकले, देखो, फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट कर सकता है, नहीं। अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करोगे तो वो लॉ तो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। ये कहां आर्टिकल में दिया हुआ, 13 में। लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट बचा नहीं। इसका मतलब अगर अब आपकी प्रॉपर्टी कोई ले लिया तो क्या आपको जरूरी है क्या कि गारंटी के साथ कंपनसेशन मिलेगा। स्टेट इज नॉट बाउंड टू गिव यू कंपनसेशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल रेलवे लाइन बिछ रही है या मेट्रो बिछ रही है और आपका घर बीच में आ गया, अब आप अड़ गए, बोले नहीं भैया मैं तो मेरा घर 2 करोड़ में ही बेचूंगा, तो स्टेट के पास कोई गारंटीड कंपनसेशन देने का अधिकार है नहीं, वो मना कर देगा कि जाओ नहीं दे रहे, 5 लाख लेना है तो लो, नहीं तो फुटो यहां से। और हो सकता है वो कंपनसेशन के लिए भी मना कर दे। तो ध्यान रखा, इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। सो गलत भी हुआ, सही भी हुआ। सही इसलिए भी हुआ कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए तो प्रॉपर्टी लगती है ना यार। मान लो रोड बनाना है, 4 लेन 6 लेन बनाना है, तब तो लोगों के घर तोड़ के पीछे करना पड़ेंगे ना। लेकिन अगर लोग अड़ जाएंगे कि हम हटेंगे नहीं बिकॉज वी हैव फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो फिर काम कैसे होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे, रेलवे लाइन कैसे बिछेगी, एयरपोर्ट्स कैसे बनेंगे, मेट्रो कैसे चलेगी, बोल सकते हैं। सो है ना, स्टेट के पास क्या है, नाउ इट इज अ लीगल राइट। लीगल राइट तो अभी भी आप कोर्ट वगैरह जा सकते हो, ऐसी बात नहीं कोर्ट जा नहीं सकते, लेकिन कंपनसेशन स्टेट खुद से देगा। ऐसा नहीं कि आप गारंटी बोलो कि इतना ही चाहिए, तो फिर वो मना भी कर सकता है, ध्यान रहेगा। नाउ इट कैन बी रेगुलेटेड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मान लो राइट टू प्रॉपर्टी में आप कोई चेंजेस करना है, तो अब ये फंडामेंटल राइट है नहीं है, सो ये ऑर्डिनरी लॉ बना के भी पार्लियामेंट इसमें क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है ना। पहले तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, क्यों, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। सो पहले तो क्या था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट था, वो तो रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की भी बात नहीं करता था कि अगर आपका घर अभी तोड़ दिया है तो आपको रीसेटल तो करना पड़ेगा ना, रिहेबिलिट दोबारा आपको बसाना पड़ेगा। सो ये तो उसकी बात भी नहीं करता था, ध्यान रहेगा। सो लैंड एक्विजिशन एक्ट पहले क्या करता था, इवन रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की भी कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन आजकल प्रोविजन है, बोले अगर पूरे गांव का गांव खाली करा लिया, फॉर एग्जांपल जैसे खंडवा में क्या बना था, पुनासा डैम, है ना, इंदिरा सागर डैम, उसमें क्या हुआ था, उसमें घोड़ा पछाड़ नदी मिलती थी नर्मदा में। जब नर्मदा का लेवल बहुत बढ़ा तो उस नदी में बैक वाटर आ गया, तो कई गांव डूब गए। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, उन सबकी प्रॉपर्टी तो जाने वाली थी, और उसको किसने एक्वायर कर लिया, एक्चुअली स्टेट ने एक्वायर कर लिया। तो क्या उनको जरूरी था कि कंपनसेशन उनके हिसाब से दिया, वैसे स्टेट ने ज्यादा दिया, क्यों, क्योंकि पूरा गांव डूबा था, अदरवाइज वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज की थूथू हो जाती, उनको पैसा बहुत दिया। लेकिन उनको रीसेटलमेंट की कोई गारंटी थी क्या, लेकिन स्टेट ने किया उनका रीसेटलमेंट। जैसे हरसूद डूबा तो क्या बना दिया, छनेरा, ध्यान रहेगा। सो उनका रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन भी किया, लेकिन ये मोरालिटी के ग्राउंड्स पे किया। स्टेट बाउंड था क्या उन सब चीजों से, वो नहीं भी करता तो कुछ नहीं था। लेकिन अगेन हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इज अ मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट। अगर आप पूरे हरसूद को खाली करवा दोगे और उन सबको छोड़ दोगे बिना पैसा दिया, तो फिर वो लोग आपको कभी भी वोट देंगे क्या, फिर वो नासूर बन जाएंगे, उस डैम को चलने ही नहीं देंगे शायद, ध्यान रहेगा। अब ध्यान रखना, इसके और इंप्लीकेशन भी है। राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ लीगल राइट, बोल सकते हैं। ऐसा है क्या कि अब कोई राइट ही नहीं बचा, स्टिल इट इज अ लीगल राइट। लीगल राइट है मतलब वो आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो प्रोटेक्ट अभी भी करता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब अगर कल को शिवराज सिंह या मोदी जी आके बोले कि तुम लोग घर खाली कर दो, तो आप खाली करोगे क्या, नहीं।
घर खाली करवाना है तो आप किससे परमिशन लेके आओ, लेजिस्लेचर से, मतलब थ्रू लॉ मुझे क्या करवाओ, परमिशन दिलवाओ, तभी मैं हटूंगा, ध्यान रहेगा। इन केस ऑफ वॉयलेशन एग्रीव पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट रहा है क्या, नहीं। आप लोअर कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। ईजी है ये सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट अपन कब करेंगे, कल, दैट इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ईजी है। आर्टिकल 19 समझ में आया सब लोगों को, उसके जो भी थे मैंने रेस्ट्रिक्शंस वगैरह बताए। आर्टिकल 19(1) देखा, 19(1) में खूब सारे पार्ट्स देखे, 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा। हाँ, सी और जी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे? सी और जी देख लेते हैं। जी तो क्या था बताओ जल्दी से, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड। अरे लगे ना, मैंने लिखा नहीं है स्लाइड्स में, बताया क्या आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो क्या, नहीं, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। क्लॉज के अंदर नहीं लगे मतलब? अरे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हो, मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं करे, वरना कितना लिखता मैं इसमें, है मैंने बताया ना, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो। बम बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, परमिशन लेना पड़ेगी, लाइसेंस राज। इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, लेकिन अब इंडिया मिक्स इकोनॉमी बन गया, स्टेट के पास भी है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्राइवेट इंडिविजुअल, लेकिन आज भी स्टेट ज्यादा पावरफुल है, परमिशंस लेना पड़ती है ना, लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज जिसको बोलते हैं, चलता है ना आज भी। कोटा रहते हैं, बैंक वालों को भी कोटा रहते हैं, बोले बैंक हर जगह नहीं खोलोगे, कम से कम 20% 30% बैंक गाँव में भी खोलो। ICICI बैंक है तुम्हारे यहाँ, उसमें भीड़ नहीं रहती है। क्यों भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि वो तुम लोगों को टारगेट कर ही नहीं रहा है, उसका टारगेट कौन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन आरबीआई ने जबरदस्ती उस पर कोटा डाल दिया है कि तुम गांव में भी खोलो ब्रांच, वो गांव में खोल के बेटा, उसको गांव की जनता से कोई भी मतलब है, नहीं मतलब है, ध्यान रहेगा। सो यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है। प्रोफेशन पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, बोलो जल्दी से, कि आप कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकते, क्वालिफिकेशन हो सकता। ऑक्यूपेशन मैंने बताया क्या, प्रोस्टिट्यूशन हर जगह कर सकते हैं, आंसर इज नो। एड्स भी नहीं फैला सकते, ऐसा कोई ट्रेड नहीं करना है आपको जिससे स्टेट परमिशन ना दे रहा हो, ऐसा भी कोई बिजनेस नहीं करना जो पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के लिए खतरा हो। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन से लिखा ही हुआ है मैंने। डी और ई में तो क्या कर सकते हैं, ये वाले में तो अपन ने देखा था, कौन सा वाला देता है, 19(5) है ना। ये क्या बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब को ध्यान में रखना, ये अपन ने देख लिया था ऑलरेडी। कहां पर देखा था, जल्दी से देखो, 3(5) है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक प्लस इन द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ईजी है। कल कौन सा आर्टिकल करेंगे अपन, आर्टिकल नंबर 20 है ना, इसके बारे में लिखवाना भी था।